Straight across to E-Agenda Aaj Tak Chief Minister Special. We've got Vijay Rupani, Gujarat Chief Minister, in an exclusive conversation with my colleague Anjana Om Kashyap. Here's a look. हो सकेगी और यूरोप और अमेरिका का उन्होंने दृष्टांत देते हुए बताया था, लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि ये मुमकिन नहीं है और ये स्थिति नहीं बनेगी। सूरत को लेकर सबसे बड़ी चिंता जो कि दूसरे नंबर पर है गुजरात में, अहमदाबाद के बाद, वहां पर हमने देखा कि कई मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं, कई जगहों पर वो सड़कों पर उतर रहे हैं। मजदूरों के पलायन को लेकर कैसी समस्या का आप सामना कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, और उस पर आपकी क्या सोच है? किस तरह से आप भी क्या पहल कर रहे हैं उनको उनके राज्यों में वापस भेजने की होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के बाद? विजय जी, देखिए कि सूरत और गुजरात पूरा इंडस्ट्रियल डेवलप स्टेट है और हमारे यहाँ काफी भिन्न गुजराती यानी कि पर प्रांत के लोग यहाँ काफी काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ स्थित हुए हैं। और सूरत वैसे पूरा लघु भारत सूरत है हमारा, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का काफी बेस है और इसके कारण ओडिशा, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश के काफी लोग हमारे यहाँ हैं, महाराष्ट्र के भी काफी लोग हमारे यहाँ हैं, लेकिन आज तक उन्होंने भी काफी सपोर्ट दिया है। स्वाभाविक पूरे देश में सभी श्रमिकों के मन में एक बार बन गई है कि एक बार देश में जाना है, हमारा जाना है। हमने भी भारत सरकार को इस स्थिति का बारे में बातचीत की थी कि भाई आप इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और पूरे देश में अनुमति मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि कल से ये अनुमति मिली है। आज से सूरत से 2 ट्रेन उड़ीसा जाने वाली है, अहमदाबाद से 2 ट्रेन यूपी जाने वाली है और लोगों को भी एक सांत्वना मिल गई है कि अब जाने को लिए व्यवस्था की गई है, तो ये कोई समस्या और 5-7 दिन में ये सब सेटल हो जाएगा और एक बार वो अपने गांव जाकर आए, फिर वापस काम करने के लिए आए। और दूसरी बात यह है कि हमने भारत सरकार ने 20 तारीख से अनुमति दी है और जो रूरल एरिया और कंटेनमेंट जोन के बाहर जो इंडस्ट्री है उसको चालू करने के लिए, तो हमने भी नगर निगम और महानगर इसके इलाके के बाहर जितनी फैक्ट्रियां है उसको चालू करने के लिए अनुमति दी है। करीब 8 लाख से ज्यादा मजदूर काम करने लगे हैं और करीब 40 से ज्यादा यूनिट कार्यरत बन गए हैं। और दूसरा 25 तारीख से हमने महानगर में भी जो कंटेनमेंट जोन है इसके बाहर जो एक्सपोर्ट के लिए जिसके पास ऑर्डर है उसको भी हमने अनुमति 25 अप्रैल से दे दी गई है और वो भी काम चालू हो गया है। तो धीरे धीरे ये लेबर का जो मामला है ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सब काम में लग जाएंगे। ये महामारी पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर हर देश का जो भी नेता है, वो शायद पहली बार इस तरह की महामारी और उसके बाद रणनीति बना रहा है। एक अनुभव आपका भी रहा, आप प्रशासनिक काम में लगातार लगे रहे। कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए थे इमरान खेड़ावाला और एक मीटिंग में शायद आपका आमना सामना उनसे हुआ। फिर उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट जब तक नहीं आई आपने अपने आप को अलग भी रखा था। क्या हुआ था सर, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं? जरूर। एक्चुअली हमारे अहमदाबाद के एमएलए इमरान भाई खेड़ावाला कांग्रेस के एमएलए और बाकी 2 भी और एमएलए, मुझे 3 लोग अहमदाबाद की परिस्थिति के लिए चर्चा करने के लिए मिलने के लिए आए थे। और इमरान खेड़ावाला ने अपना टेस्ट करवाया था, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट उस वक्त नहीं आया था और उन्होंने ये गलती भी की थी कि अगर टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो आ गए थे और मेरे से 20 फुट दूरी पर वो मीटिंग में बैठे थे। वैसे कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ था और उसी दिन शाम को उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आया था और उनको
इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया था। तो स्वाभाविक है कि उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री और जिन लोगों को मिले थे, मुझे भी मिले थे, तो मैंने भी अपने आप को, और जब तक मेरी पूरी मेडिकल जांच न हो जाए, रिपोर्ट न आ जाए, तब तक मैंने भी अपने आप को अलग कर दिया था। लेकिन 2 दिन में सभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए, यानी कि कोई तकलीफ नहीं है, यानी कि नेगेटिव जो रिपोर्ट्स आए। और मैंने विजिटर्स को अपने 10 दिन के लिए मना कर दिया था और अपने ही घर से, अपनी ही ऑफिस से मैंने अकेले ही काम किया और कुछ मुझे तकलीफ नहीं हुई। और इमरान खिलावाला को भी तुरंत ही हमने सब व्यवस्था कर दी। अस्पताल में से 2 दिन पहले ही वो अपने पूरी नेगेटिव रिपोर्ट उनकी भी आ गई और उनको भी अस्पताल से रिहा कर दिया गया और आज वो स्वस्थ भी है। इस अनुभव ने कुछ खास तौर पर, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर ये अनुभव भी कई लोगों को डरा बैठता है कि मैं किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया, उस अनुभव ने क्या सिखाया विजय रूपाणी जी को? एक्चुअली क्या है कि ये कोरोना में जो संक्रमित होते हैं, कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करें तो उसमें मृत्यु की संख्या ज्यादा होती थी। जैसे आपको मैं बताऊं कि 2015 में गुजरात में स्वाइन फ्लू का कहर हुआ था, तो एक ही जनवरी महीने में 368 लोगों की मृत्यु गुजरात में हुई थी। यानी कि स्वाइन फ्लू से मृत्यु की संख्या बढ़ती है, कोरोना से मृत्यु की संख्या नहीं बढ़ती है। लेकिन कोरोना इमीडिएट अगर किसी का पॉजिटिव है तो जितने लोग संपर्क में आए वो भी पॉजिटिव बनते जाते हैं। तो ये एक कोरोना का बड़ा तकलीफ वाली बात है। और जितने ज्यादा उससे संक्रमित होते हैं, अन्य वायरस से संक्रमित ज्यादा लोग नहीं होते हैं, कोरोना से ज्यादा संक्रमित होते हैं और वो मल्टीप्लाई होता है। इसलिए इमरान खिलावाला के जो घटना घटी, तो उससे अगर उनके कारण मेरे कारण मुझसे जो मिलने वाले लोग हैं उनको भी हो सकता है और वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये बड़ी चिंता की बात होती है। इसलिए तुरंत ही जब पता चले कि कोई पॉजिटिव केस सामने आ गया, तो उसके जो लोग उनसे कांटेक्ट में आए, तुरंत ही उन लोगों ने अपनी जांच करवानी लेनी चाहिए और वो आगे न फैले। ये बात उससे पता चलती है। और जो लोग फ्रंट लाइन में खड़े हैं इस वॉर में, उनको तो ज्यादा सतेज रहना चाहिए और उसको तो ये संक्रमण न हो उसकी भी चिंता होनी चाहिए। आपने शुरू में ही विजय रूपाणी जी इन चिंताओं का जिक्र किया। आपने बताया कि गुड प्रैक्टिसेस हर मुख्यमंत्री बता रहे हैं और उससे एक आदान प्रदान की रणनीति क्या हो, ये तमाम राज्यों के जरिए आज तक के इस मंच पर हम शामिल कर रहे हैं। इसीलिए बतौर मुख्यमंत्री आपके अनुभव में गुजरात के मद्देनजर कौन सी वो सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी हुई और कौन सा वो रास्ता था जो आपने उसके लिए निकाला, जिसके जरिए शायद और भी लोगों को बहुत इंसाइट मिले या गुड प्रैक्टिसेस जो आप बताना चाहें? जैसे शुरू में लॉकडाउन, ये हमारा सबके लिए एक नया अनुभव था और लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लॉकडाउन को सफल बनाना ये गुजरात ने किया। और हमने जो पहले से ही सीएम डैशबोर्ड और इसके आधार पर पूरे गुजरात में सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क खड़ा किया था, तो पूरी लॉकडाउन पर नजर यहां बैठकर हम कर रहे थे और पूरा तंत्र उससे काम कर रहा था। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का कितना लाभ होता है। और कोरोना में ये लॉकडाउन भी फर्स्ट टाइम हमारे लिए एक नया अनुभव था, तो उससे कंट्रोल करने में यहां से सीधा सूचना भी दे सकता था हम लोग यहां से सब देख भी सकते थे कहां क्या हो रहा है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस हमारे गुजरात में एक अनुभव प्राप्त हुआ जी। दूसरा कि जो उस वक्त चर्चा चल रही थी कि वेंटिलेटर कम है, N95 मास्क नहीं मिल रहा है, पीपी किट का सवाल है, तभी हमने गुजरात ने तय कर लिया था
कि भाई क्यों सारी दुनिया में इसका अभाव है, अछत है, तो गुजरात खुद मैन्युफैक्चर करे। तो हमारे गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्टों ने 10 दिन में वेंटिलेटर बना दिया और आज भारत सरकार ने भी 5000 वेंटिलेटर बनाने का उनको ऑर्डर दिया है और 1000 वेंटिलेटर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसमें से 400 वेंटिलेटर मिल गए हैं, 600 सप्लाई चल रही है। तो वेंटिलेटर की कमी नहीं है। N95 मास्क भी हम यहाँ गुजरात में बना रहे हैं, PPE किट भी हमारे बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस गुजरात में हुई। तीसरा, ये सभी जगह होगा कि पूरा तंत्र अनुभव आ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट मशीनरी, सरकारी बाबू, इसके बारे में एक धारणा थी कि काम नहीं करते हैं, लेकिन यह भी अनुभव गुजरात में अच्छा हुआ कि पूरे गुजरात में छोटे पुलिसमैन से लेकर हेल्थ के नर्स से लेकर हमारे रेवेन्यू के एक कर्मचारी, सब लोग एक सेवा भाव से इस काम में लगे हैं। ये भी एक अच्छा अनुभव सबको होगा। गुजरात में हमें काफी अच्छा अनुभव मिल रहा है। और तीसरा कि जो अहमदाबाद में जो स्थिति बनी और इसके आधार पर हमारे पुलिस के इंटेलिजेंस, ये जो मरकज के लोग, यहाँ जो बात सबको देश में पता चला कि निजामुद्दीन में ये घटना घटी है और सारे लोग देश भर में गए हैं, तब हमारे इंटेलिजेंस से लेकर हमारे लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उनके सब अफसर और सब अपने कर्मचारी, उन्होंने जो सर्वेलेंस काफी किया और इसके कारण हम इतने सारे केसेस निकाल दिया। अगर ये नहीं होता तो ये सारी बात बढ़ जाती और कम्युनिटी को पूरा इफेक्ट ये हो जाता। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस हमें प्राप्त हुई है। ऐसे सारे बहुत सारे किस्से होते हैं और इसके कारण एक एक अलग अलग अनुभव और अच्छा गुड प्रैक्टिसेस सभी को अलग अलग जगह से मिल रही है। जी, सकारात्मक कदमों की आपने बात की, लेकिन अभी भी कुछ जगहों से चुनौती की तस्वीरें आती हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। कई जगहों पर कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स टेस्ट के लिए जा रहे हैं, उन्हीं पर पत्थरबाजी हो जाती है। ये बतौर मुख्यमंत्री कितनी बड़ी चिंता की बात, और इसके लिए क्या रणनीति है? नहीं, ये चिंता की बात है, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों के मन में भी बात आ गई है कि 3 बात, मास्क, बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस अवश्य रखना है। प्रधानमंत्री ने बताया ना कि 2 गज की दूरी, ये मंत्र को लेकर अब धीरे धीरे, जैसे कल हमारे गुजरात का 1 मई हमारा स्थापना दिन था, तो हमने बताया था पूरे हमारे सभी गुजरात के लोगों को कि अपने अपने मोबाइल में आप ये शपथ लो कि मैं मास्क पहनूंगा, सोशल डिस्टेंस रखूंगा, और तीसरा बताया था कि मैं बार बार साबुन से अपना हाथ धोऊंगा, और वो आप हैशटैग पर डालिए। तो लाखों लोगों ने कल ये शपथ लिया है और अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने हैशटैग में डाला है, रीट्वीट भी करोड़ों लोगों ने किया है। तो ये बात अब बन गई है, धीरे धीरे लोग मान गए हैं कि ये वॉरियर्स ये हमारे लिए आवश्यक है। और जो वॉरियर्स अलग अलग सोसाइटी में जाते हैं तो लोग उनका फूलों से स्वागत करते हैं, लोग उनका सराहना करते हैं और उनके लिए रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। ये पहले ये सब सारी घटनाएं घट रही थी, अब धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो रहा है। अब लोग डॉक्टर, नर्स, पुलिस सबको सम्मान दे रही है। अब लॉकडाउन 3 की तैयारी पर पहुंचते हैं विजय रूपाणी जी। 4 मई से लेकर 17 मई, एक चुनौती यह भी है कि जान भी जहान भी। जहान के लिए कैसे अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूकी जाए, बड़े उद्यमी होते हैं गुजरात के लोग, बहुत सारी वहां पर इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कैसे वहां पर उन मापदंडों को मानते हुए जो भारत सरकार ने तय किया है कि जो वर्कर्स हैं उसी फैक्ट्री में रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में जान फूकने की जिम्मेदारी रहेगी और चुनौती भी रहेगी। इस पर आप कैसे आगे बढ़ेंगे 4 मई से 17 मई तक? क्योंकि अहमदाबाद और सूरत को सर छोड़ दें, जिसमें आपने भी बताया कि 60 से 70% मामले इन 2 नगरों की वजह से हैं, अन्य जगहों पर ऐसी कोशिशें ग्रीन जोन्स में की जा सकती हैं। विजय जी। नहीं, जरूर
भारत सरकार ने भी जो गाइडलाइन दिए है और जोनिंग किया है, तो ग्रीन जोन से शुरू करेंगे। और जिस तरीके से भारत सरकार ने बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसका हम अच्छी तरह से आज शाम को ही हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है और पूरा भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर हम चर्चा करेंगे और डिसीजन लेंगे कि गुजरात में ये एक्टिविटी भी चले और कोरोना का संक्रमण भी कम हो जाए। ग्रीन जोन को कैसे अच्छी तरह से बचाना है, येलो जोन में से कैसे ग्रीन जोन में जिले को डालना है, और रेड जोन को स्ट्रिक्टली उसमें से संक्रमण किस तरीके से घटे और वो बाहर न फैले, उस स्ट्रेटेजी को बनाते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आवश्यक बात है, सिर्फ ये 2 वीक की बात सिर्फ नहीं है, आने वाले दिन में भी जो इकोनॉमिकली जो काफी नुकसान हुआ है उसको कैसे फिर से रिवाइव करना है, इसके लिए हम अच्छे तज्ञों की, एक्सपर्टों की कमेटी बनाई है और वो उस पर गौर कर रही है कि कैसे हम फिर से काम में लग जाए। तो उस दिशा में पूरा फोकस भी हमारे अलग अलग लोग कर रहे हैं और हमें भी करना चाहिए। धीरे धीरे एक नॉर्मल स्थिति से बने और अपना ख्याल भी रखे और देश को भी आगे बढ़ाए। विजय रूपाणी जी, अब हम जरा इलाज की तरफ बढ़ते हैं। इलाज कोई है नहीं, वैक्सीन के अभी क्लिनिकल ट्रायल्स ही चल रहे हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो कोई और जगह हो। इन सब के बीच प्लाज्मा थेरेपी एक इलाज के तौर पर दिल्ली में 1-2 अस्पतालों में ट्राई किया गया, जिसमें 1 या 2 सफल मामले मिले। लेकिन आईसीएमआर ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी अभी इलाज के तौर पर नहीं देखा जाए, इसे ट्रायल के तौर पर ही देखा जाए। कुछ जगहों पर सकारात्मक हो सकते हैं, तो उसके साथ बहुत ही सोच समझकर चलने की जरूरत है। क्या गुजरात के अस्पतालों में भी इस तरह की कोई कोशिशें हो रही हैं? क्या प्लाज्मा थेरेपी का कहीं पर इस्तेमाल किया जा रहा है? जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी, किसी मरीज के पॉजिटिव होने के बाद अस्पतालों से इस पर क्या इनपुट है जो आप बता सके? एक्चुअली प्लाज्मा के लिए हमने तुरंत ही आईसीएमआर और भारत सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बातचीत की है कि हमें इसमें आप मार्गदर्शित कीजिए। हमारे यहाँ भी जो पॉजिटिव केस डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि अब उनमें कोरोना नहीं है, वो ही प्लाज्मा दे सकते हैं अपने ब्लड से। उनकी भी यादी बन गई है हमारे यहाँ कि प्लाज्मा की आईसीएमआर जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, अगर सफल हो तो प्लाज्मा डोनेट करने वाले पेशेंटों की सूची भी हमने बनाकर रखी है। और प्लाज्मा किस पर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, सीरियस पेशेंट पर, तो उसके बारे में जो गाइडलाइन है तो वो भी हमारे एक्सपर्ट जो मेडिकल टीम है वो चर्चा भी कर रहे हैं। और गुजरात में भी हम उस पर पूरी निगरानी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आईसीएमआर हमें अनुमति देंगे और प्लाज्मा थेरेपी अगर सक्सेस होगा तो हम भी तैयार हैं उसके लिए। एक सवाल जो विजय रूपाणी जी हर किसी के मन में आता है वो ये। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.